हे गाइस, सो आज का चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं। You may have already learned that the neural system provide the point-to-point rapid coordination among organs। ठीक है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो हमें point-to-point coordination प्रोवाइड कराता है ऑर्गन्स का। एंड द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट एंड शॉर्ट लिव्ड। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है फास्ट होता है बट बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। एज अ नर्व फाइबर डू नॉट इंटरवेट इन ऑल द सेल्स। सारे सेल्स में हमारे नर्व फाइबर नहीं जा सकते, इतने सारे कनेक्शंस नहीं कर सकते। एंड द सेलुलर फंक्शन नीड नॉट टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। सो मतलब जब सिग्नल जाएगा तभी उसको वो फंक्शन करेगा ना, हमेशा कंटिन्यूसली वो फंक्शन नहीं करेगा। सो स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। तो एक स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। द फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। तो ये काम करते हैं हमारे प्यारे हार्मोन। द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये दोनों मिल के हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो पहले बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स की। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, इनके पास डक्ट नहीं होती इसलिए डक्टलेस ग्लैंड। देयर सेक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। ये जो सेक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन्हें कहते हैं हार्मोन्स। सो इनकी जो क्लासिकल डेफिनेशन थी हार्मोन्स की वो ये थी कि ये ऐसे केमिकल हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड रिलीज़ किए जाते हैं ब्लड में एंड ट्रांसपोर्टेड डिस्टेंटली टू लोकेटेड टारगेट ऑर्गन। बस इतना ही, ठीक है। पर करंट साइंटिफिक डेफिनेशन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बन चुकी है, जो मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट हुआ है इस पीडीएफ में, दैट इज़ अ पीडीएफ क्वेश्चन। जो ब्लू कलर से हुआ है दैट इज़ अ पोटेंशियल क्वेश्चन आ सकता है वो, और जो येलो है वो इंपॉर्टेंट है सिर्फ, ठीक है। सो हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता इनमें, है ना। And they are secreted in trace amounts, बहुत ही कम अमाउंट में secrete होते हैं। they are produced in trace amounts and वो intercellular messenger हैं, ठीक है। So the new definition covers the number of the new molecules in addition to the hormone secreted by the organized endocrine gland। तो नए definition से और सारे नए molecules इसमें add on हो गए जो पहले हमारी definition से होते थे उससे भी ज़्यादा। So invertebrate possess very simple endocrine system with a few hormones। So जो invertebrates होते हैं they possess very simple endocrine system। obviously वो उनका endocrine system simple ही होगा, बहुत कम hormones होंगे which is largely number chemical act of the hormone, whereas large number of chemical act as hormones and provide coordination in the vertebrates। vertebrates में obviously ज़्यादा नंबर होगा, भाई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है तो ज़्यादा फंक्शन हो रहे हैं तो ज़्यादा हार्मोन्स की भी जरूरत पड़ेगी। सो अब द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सो द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास है ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। ऑब्वियसली दे प्रोड्यूस, तो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मतलब endocrine glands and hormone producing diffused cells tissues are located in the different part of the body constitute the endocrine system। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज़ भी होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स में जो कि ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करते हैं एंड हार्मोन से क्रिएट करते हैं। सो द पिट्यूटरी पहले जो बड़े बड़े से हैं जो मेन ग्लैंड्स हैं वो हैं पिट्यूटरी है, पीनियल है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पैनक्रियास है, पैराथायराइड है, थाइमस है, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल ऑर्गेनाइज्ड इन द एंडोक्राइन बॉडी इन अ बॉडी, ठीक है। आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज़, ये ऑर्गेनाइज्ड हैं, ये बड़े बड़े मेन है ना, मेन ग्लैंड्स है। सो इन एडिशन टू दीज सम अदर ऑर्गन्स, कुछ ऑर्गन्स हैं जो ग्लैंड की तरह फंक्शन करते हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, लीवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स। सो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो अब हम एक एक करके ग्लैंड को उठाएंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। सो पहले हमारा ग्लैंड है द हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस, यू नो, हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन क्या होता है? डायंसिफिलॉन इज द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, उसको हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस को साथ में हम कहते हैं डायंसिफिलॉन, ठीक है। तो उसके बेसल पार्ट में ये पाया जाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो द फोर ब्रेन मतलब फोर ब्रेन और डायंसिफिलॉन के बेसल पार्ट में ये मिलता है एंड इट रेगुलेट द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शन एंड कंटेन्स सेवरल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स जो कि हार्मोन्स या फिर कुछ केमिकल सेक्रेट करें एंड उसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो इनके पास कुछ न्यूक्लियाई सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ठीक है। फिर द हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड द सिक्रीशन ऑफ द पिट्यूटरी। इनके जो हार्मोन्स हैं उनका एक ही काम है, पिट्यूटरी को ऑर्डर देना। हाइपोथैलेमस बस पिट्यूटरी को ऑर्डर देते रहता है, दो तरीके से ऑर्डर देता है वो, एक रिलीजिंग हार्मोन सेक्रेट करता है एंड एक इनहिबिटिंग हार्मोन सेक्रेट करता है। रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच की बात करें तो स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी के सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स को, ठीक है। मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से तो पिट्यूटरी को जाएगा, पिट्यूटरी क्या करेगा, पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेगा कि गोनाडोट्रोपिन्स का रिलीज़ करो,
ठीक है। सो मतलब स्टिमुलेट पिट्यूटरी को बोलेगा कि तुम गोनाडोट्रोपिन्स का रिलीज करो, तो पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज करेगा। तो ऑन द अदर हैंड सोमैटोसाइन की, अब ये इन्होंने एक रिलीजिंग हार्मोन का एग्जांपल दिया, दैट इज जीएनआरएस। अब दूसरा सोमैटोसाइनिन है इनिबिटिंग हार्मोन का एग्जांपल, ठीक है। तो सोमैटोसाइनिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनिबिट द रिलीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करता है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को कम करता है एक तरीके से, क्योंकि इनिबिट कर देगा तो ऑब्वियसली कम ही हो जाएगा। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हाइपोथैलेमस न्यूरॉन्स। अच्छा ओके, सो सोमैटोसाइनिन हाइपोथैलेमस इनिबिट द रिलीज of growth hormone from the pituitary. These hormones originate in the hypothalamic neurons, pass through axons and released from the nerve ending, and these hormones are reached to pituitary gland through the portal circulatory system. ये जो hormones होते हैं ना, somatostatin and gonadotropin releasing hormone, ये सारे hormones हम बता रखा है कि वो जैसे जो उसका न्यूरॉन होता है, उसके न्यूरॉन के जो नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स से वहाँ पे रिलीज़ होते हैं, नर्व एंडिंग से ये रिलीज़ होकर चले जाते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम में। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से फिर ये पहुंच जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। फिर मतलब वहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाते हैं फंक्शन एंड रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना, ये डायरेक्ट न्यूरल कोऑर्डिनेशन में, न्यूरल रेगुलेशन में होता है हाइपोथैलेमस के। देखो नेक्स्ट पेज में डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये हाइपोथैलेमस है, ये जो है ग्रे पार्ट, ये पूरा ग्रे पार्ट हाइपोथैलेमस है, एंड यहाँ से देखो न्यूरॉन है ये एक, एंड न्यूरॉन से डायरेक्टली देखो डॉट 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 करके यहाँ पर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कनेक्शन हो रखा है ना, यानी कि डायरेक्टली न्यूरॉन्स की हेल्प से यहाँ पर हो जाता है इनका कोऑर्डिनेशन। बट यहाँ पे हाइपोथैलेमस के केस में तुम सॉरी यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के केस में तुम क्या देख रहे हो कि न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस इज द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू यहाँ पर हार्मोन्स का होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी और सेलर टर्सिका, एक सेलर टर्सिका नामक कैविटी में रहती है। ये जो हार्मोन्स हैं और ये ग्लैंड्स हैं, इन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन्स आते हैं, तो मैंने उसको अलग से बना रखा है, उस पर PDF नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, गो चेक इट आउट, बहुत ऑसम नोट्स हैं। ओके, सो ये जो होता है सेलर टर्सिका, इट इज अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक। देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एक ये स्टॉक से जुड़ा हुआ है, ये जो स्टॉक है इससे जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस से, तो स्टॉक को कहते हैं इन्फंडिबुलम, एंड इट इज़ डिवाइडेड इन्फंडिबुलम एंड इंसाइड बनी है, मैंने बता दिया। सो एनाटॉमिकली पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड है, एडिनोफाइसिस एंड न्यूरोफाइसिस, ठीक है। तो एडिनोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। एडिनोफाइसिस जो होता है इसके टू पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। एडिनोफाइसिस में यानी कि यहाँ पर देखो एक चीज़ होती है, एक पार्स इंटरमीडिया, इनके बीच में छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको एनसीईआरटी ने ड्रॉ नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, अभी आगे होगा। तो पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ द पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टालिस यानी कि ये जो है ना, इसे PD यानी कि पार्स डिस्टालिस भी कहते हैं। सो पार्स डिस्टालिस बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, पहले तो ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, एड्रीनोकॉर्टिटोपिक हार्मोन्स यानी कि ACTH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट्स ओनली हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट्स। जो पार्स इंटरमीडिया है ये सिक्रीट करता है एक ही हार्मोन विच इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH। हाउएवर इन द ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विद द पार्स डिस्टालिस। यही इसीलिए इसको एनसीईआरटी ने एकदम अच्छे से नहीं शो किया, क्योंकि ये थोड़ा मर्ज रहता है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया एक दूसरे से मर्ज रहते हैं, ठीक है। सो न्यूरोफाइसिस में ब्रैकेट में पार्स नर्वोसा क्यों लिख दिया, क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं यार। पार्स नर्वोसा में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख दिया पार्स नर्वोसा, इसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन। देखो यहाँ पे कहीं भी सिंथेसिस नहीं लिखा है, ये सिर्फ स्टोर करता है एंड रिलीज करता है दो हार्मोन का, जैसे ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ओके, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। मतलब ये एक्चुअली कौन सिंथेसाइज करता है, हाइपोथैलेमस, एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू न्यूरोफाइसिस। ये एक्सोनली ट्रांसपोर्ट होते हैं न्यूरोफाइसिस को, ठीक है। अब ये जितने भी ग्रीन हैं इन सबसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। सो ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होगा, नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी बॉडी, जिससे हो जाएगा गाइगेंटिज्म। भी जितनी भी डिजीज़ है ना, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सब एकदम दिमाग में घुसे होने चाहिए। लोअर सिक्रेशन, अगर ग्रोथ हार्मोन का लोअर सिक्रेशन होगा, दैट रिजल्ट इन द स्टर्न ग्रोथ, रिजल्ट पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा, डॉर्फिज्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्पेशली इन द मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसइन्फिग्रेंट स्पेशली कॉल्ड एक्रोमेगाली। अगर मिडिल एज में ग्रोथ हार्मोन का क्या बोलते हैं एक्सेसिव सिक्रीशन होगा तो उससे एक्रोमेगाली हो जाएगी, विच में बी अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है अगर चेक ना करो तो डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन द अर्ली स्टेजेस एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स अंटिल चेंजेस एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल। ये जो एक्रोमेगाली है ना, जल्दी दिखती नहीं है। अब यार कैसे दिखेगी तुमको, एक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन तेज़ी से रिलीज हो रहा है, वो भी अडल्ट में, जबकि वो पहले से ही बड़ा है ना। बच्चा होता तो जल्दी बड़ा होता, पता भी चलता। खैर, सो प्रोलैक्टिन की बात करें, प्रोलैक्टिन रेगुलेट पर बाद में उसका फेस वगैरह ऐसा
सा अजीब सा स्ट्रक्चर हो जाता है, बड़ा बड़ा सा, तो पता चल जाता है। तो वही चीज़ लिखी है। प्रोलैक्टिन की बात करें, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क इन देम, ठीक है। मेमरी ग्लैंड्स का ये करता है ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी करता है। TSH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। कौन? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ही, उसके नाम में ही उसका काम है, ठीक है। फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करेगा? इट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नामक एक स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जिनका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करेगा। कहाँ से? एड्रीनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। सो LH एंड FSH की बात करें तो स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी, गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं एंड इनको कहते हैं, इनको एंस आर कॉल्ड गोनाडोट्रोफिन्स, इसलिए इनको गोनाडोट्रोफिन्स कहते हैं। मेल्स में LH जो होता है ये स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस ऑफ द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। तो LH जो होता है ना, LH ये स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन्स के सिक्रीशन को, ठीक है। एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस, एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस एंड इन मेल्स FSH एंड द एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड एंड्रोजन्स। अब क्या करता है LH और FSH, ये दो हार्मोन्स हैं, सॉरी FSH एंड एंड्रोजन, ठीक है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्लस दिस बंदा एंड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पे मेरा वीडियो है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। प्रमोशन भी कर दो साथ साथ, क्या जा रहा है। इन फीमेल्स LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फॉली मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। इन फीमेल्स में क्या होता है? LH इंड्यूसेस ओव्यूलेशन। LH अगर LH का जब सर्च होता है तो ओव्यूलेशन होता है, और फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है मतलब पूरा मैच्योर हो जाता है फॉलिकल। सो इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम एंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, एंड मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, जो कि ग्राफियन फॉलिकल के रेमिनेंट से नहीं बचे हुए पोर्शन से बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। FSH स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। FSH स्टिमुलेट क्या करता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। MS ऑन मेलानोसाइट, MSH जो होता है, देखो यहाँ पे ना बहुत ही ऐसा सब मिक्स करके लिखा हुआ है NCERT ने, तो वो वीडियो में ना मैंने हर एक ग्लैंड को उठाकर उसका पहले एक पार्ट, एक पोर्शन उठाकर बहुत अच्छे से कवर किया, तो देखो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, याद भी हो जाएगी। वो लगभग 80% ऑफ द चैप्टर को कवर करता है वो वीडियो। MSH की बात करें, एक्ट्स ऑन मेलानोसाइट। मेलानोसाइट क्या होते हैं? मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं एंड रेगुलेट पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ये पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्किन के, यानी कि स्किन कलर। सो ऑक्सीटोसिन की बात करें, इट एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी एंड स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड फीमेल्स में स्टिमुलेट विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। वैसोप्रेसिन की बात करें, ये मेनली एक्ट करता है किडनीज में, स्टिमुलेट द रीजॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड देयर बाय रिड्यूस द वाटर लॉस। देखो वैसोप्रेसिन क्या करता है? ये ना रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, एक तरीके से रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है, ठीक है। वाटर को वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं होने देता है। बट अगर ये नहीं होगा, तो अगर ये कम सेक्रेट होगा तो क्या होगा? वाटर लॉस होगा बॉडी से, एंड इसीलिए इसे एंटी ड्यूरेटिक कहते हैं। ड्यूरिसिस होता है यानी कि यूरिन का लॉस होना। सो अगर लॉस ऑफ यूरिन मतलब लॉस ऑफ वाटर होना फ्रॉम यूरिन, है ना। सो अगर मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन हो रही है बहुत, है ना, तो वो उसे कहते हैं ड्यूरिसिस, तो ये एंटी ड्यूरेटिक है, तो उस चीज़ को रोकता है। सो एन इंपॉर्टेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस रिलीज ऑफ द ADS रिजल्ट इन द डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी टू कंजर्व वाटर, वही सारी चीज़ें लिखी हैं। लीडिंग टू द वाटर लॉस इन डिहाइड्रेशन, दिस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस। जिन लोगों को ये हो जाता है ना, मतलब जिनमें वैसोप्रेसिन कम सेक्रेट होता है, उनको कहते हैं कि भाई उनको डायबिटीज़ इंसिपिडस हो गया है। अब बात करते हैं पीनल ग्लैंड की। सो द पीनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के डॉर्सल साइड पे होता है, यानी कि पीछे डॉर्सल मतलब पीठ, ठीक है, डॉर्सल वेंट्रल। So, pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain and the pineal secrete the hormone called melatonin। ये melatonin नाम का एक हार्मोन secrete रहता है। melatonin बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ रेगुलेशन ऑफ 24 आवर्स डायूरिनल रिदम ऑफ द आवर बॉडी, ठीक है। डायूरिनल यानी कि वो जो 12 घंटे है डायूरिनल। सो ये हमारी बॉडी के मतलब डे एंड नाइट, जब रात में सोना है दिन में जगना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इसको पता रहती है। जब मेलानिन रात में सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन रात में सिक्रीट होता है ताकि तुम सो जाओ अच्छे से। फॉर एग्जांपल, वैसे मैं रात में ही शूट कर रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं मेरा मेलाटोनिन का बैलेंस बहुत ख़राब है। फॉर एग्जांपल, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, जो कि जिसके मेरे एल लगे हुए हैं। तो स्लीप वेक साइकिल का ये ये रिदम मेंटेन करता है, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल, और बॉडी टेम्परेचर का भी, ठीक है। इन एडिशन मेलाटोनिन इन्फ्लुएंसेस द मेटाबॉलिज्म, और क्या मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज द डिफेंस कैपेबिलिटी को ये करता है मेंटेन, ठीक है। सो ओके। थायराइड ग्लैंड की बात करें, थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब्स का बना हुआ है, ये दिख रहे होंगे 2 लोब बड़े बड़े से, यहाँ पे भी दिख रहे हैं
ये 2 लोब, ठीक है। इसके बीच का जो ये जॉइंट पोर्शन होता है इसे कहते हैं isthmus, एंड ये ट्रैक यहाँ पे दिख रहा है, एंड दिस इज द थायराइड ग्लैंड। वोकल कॉर्ड था ऊपर। चलो देखो देखो देखो, 2 lobes which are located on the either side of the trachea, and both of the lobes are interconnected with a thin connective tissue called isthmus. Thyroid gland is composed of follicles and stromal cells. Follicle and stromal cell कैसा होता है पता है? थायराइड ना ऐसा होता है, एंड इसमें ना बहुत सारे ऐसे ये एक्चुअली सेल्स लाइन वाइज लगे रहते हैं। ये जो मैं लाइंस बना रहा हूँ ना, जस्ट इमेजिन ये सेल्स हैं, एक्चुअली ये ऐसे बनाना चाहिए मुझे, या एग्जैक्टली। सो ऐसे बहुत सारे सेल्स गोल गोल रहते हैं। सो इस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको? फॉलिकल, ठीक है, फॉलिकल। सो एंड बाकी जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं बाकी इस फॉलिकल को छोड़ के, तो उनके कहते हैं स्ट्रोमल सेल्स। तो फॉलिकल एंड स्ट्रोमल सेल्स का बना हुआ होता है। ईस्ट थायराइड फॉलिकल इज कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। तो ये जो फॉलिकल से जो सेल बनते हैं, जो यहाँ पे ऐसे लग के ये पूरा बनाते हैं गोला, तो उन सेल्स को क्या कहते हैं? उन सेल्स को कहते हैं, जस्ट अ सेकेंड, नोटिफिकेशन बंद करना भूल जाते हैं कभी कभी। सो क्या होता है कि थायराइड फॉलिकल इज कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल इनक्लोजिंग एक्टिविटी। दिस फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज 2 हार्मोन। देखो, 2 फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, 2 हार्मोन का ये क्या बोलते हैं, सिंथेसिस करते हैं। पहला है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, इसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं, यानी T4, एंड दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनाइन T3, ठीक है। ये आयोडीन इज एसेंशियल। अब आयोडीन, बस इन्होंने बताया कि भाई ये 2 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, फिर कुछ नहीं बताया। फिर अचानक से आगे आयोडीन की बात करना है। तो आयोडीन जो होता है एसेंशियल होता है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस के लिए थायराइड में। डेफिशिएंसी अगर हो जाए आयोडीन की तो क्या होगा? और डाइट में हमें हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो यानी कि कम, ठीक है। सो अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाएगा। इस सिचुएशन को गोइटर कहते हैं। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हो गया तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? बच्चे की ना ग्रोथ रुक जाएगी। इसे क्रीटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि IQ, ठीक है, IQ, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन हो जाएगा। एबनॉर्मल स्किन हो जाएगी। डीफ म्यूटिज्म हो जाएगा। म्यूटिज्म यानी कि सिंस बर्थ, है ना, तो बचपन से ही, और बचपन से कंटिन्यू होता हुआ उसको डिफ हो जाएगा। सो अडल्ट वुमेन में बात करें, अडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। अगर अडल्ट वुमेन को हो जाता है तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। Due to cancer of the thyroid gland and due to the development of nodules in the thyroid gland, the rate of the synthesis and the secretion of the thyroid hormone is increased to the abnormal high level. अगर ना कैंसर हो गया थायराइड ग्लैंड में, ये आई थिंक किसी प्रीवियस ईयर में शायद आया था कि रीज़न क्या होता है। सो कैंसर अगर हुआ है या फिर नोड्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ है तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि एबनॉर्मल हाई लेवल सिक्रेशन हो सकता है, एंड उससे कहते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर यानी कि ज़्यादा, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म इसकी एडवर्सली इफेक्ट करता है बॉडी फिजियोलॉजी को, एंड इसका एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, यानी कि एक डिजीज़ है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म से हो जाती है। देखो, जैसे ब्लड शुगर बढ़ाता है घटता है, वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो एक्सोप्लाज्मिक गाइटर की जिसमें से एक बात की, इज़ अ फॉर्म, इसे लिखा है यहाँ पे, इज़ अ फॉर्म ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। मतलब थायरॉयडिज्म का एक फॉर्म है, इस तरीके से दिख जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इट कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ, इसमें भी थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है। प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स, यानी आई बॉल्स एकदम बाहर, ऐसा लगेगा बाहर निकल आएंगे, लगभग पूरी नहीं, थोड़ी थोड़ी। इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस हो जाएगा, एंड इस चीज़ को क्या कहते हैं? ग्रेव डिजीज़, ठीक है। So, thyroid hormone play an important role in the regulation of the basal metabolic rate, and these hormones are also support. ये वीडियो बनाते मेरे मन में आया कि ये जो डिजीज़ेज़ हैं ना, इन पे भी एक वीडियो होना चाहिए। सो मैं इन डिजीज़ेज़ पे एक वीडियो बना लूँगा ताकि याद करने में ईजी हो। उसमें कुछ फोटोज़ वगैरह अटैच कर देंगे तो याद रहेगा, ठीक है। सो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, एंड मेंटेनर ऑफ द वाटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन। बहुत कुछ करते हैं ये सारे, इनके फंक्शन दे रखे हैं। और क्या करते हैं? सिक्रीट ऑफ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड TCT का सिक्रीशन करते हैं। TCT एक्चुअली क्या करता है, इसका नीचे फिर से जिक्र होगा तब बात करते हैं इसकी, ठीक है। सो TCT रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। अच्छा, इतना जान लो, रेगुलेट नहीं एक्चुअली, TCT रिड्यूसेस कैल्शियम लेवल को डिक्रीज़ करता है ब्लड में। देखो, इन ह्यूमंस 4, अब अभी मैं उसकी बात करता हूँ, पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करते हैं। पैराथायरॉयड के बाद पैराथायरॉयड जो होता है ना, ये बैक साइड ऑफ द थायरॉयड होता है, वहाँ पे बना हुआ था डायग्राम में। हाँ, ये जो रेड डॉट्स हैं यही है हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड। ईच लोब पे 2 हैं, ठीक है, ईच लोब पे 2 हैं। सो थायरॉयड ग्लैंड, ओके,
हाँ ये वही चीज़ लिखी हुई है. देन द पैराथायरॉइड ग्लैंड सेक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉइड हार्मोन. पीटीएच सेक्रीट करते हैं. पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम. अगर मतलब कैल्शियम आयंस का लेवल के हिसाब से ये इसका सेक्रेशन होता है एंड ब्लड के अंदर. सो पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीजेज द सी प्लस लेवल इन द ब्लड. देखो अगर लेवल कम होगा तभी ये सेक्रेट होगा, है ना. सो ये क्या करता है, अरे हाईलाइट भी चलेगा. हाँ ये ग्रीन वाला था, ये नीट में आया होगा. सो पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच इंक्रीज द सी प्लस लेवल इन द ब्लड. यानी कि ये ब्लड में सी प्लस लेवल को बढ़ाता है. कौन बढ़ाता है? पीटीएच क्या करता है, सी प्लस के लेवल को इंक्रीज करता है. ठीक है, Ca2 प्लस नॉट प्लस. सो पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन. यानी कि क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन. आपको पता ही होगा बोन्स में कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, तो कैल्शियम सॉल्ट्स को ये बोन से निकाल कर ब्लड में ले आता है. सो इसे कहते हैं डीमिनरलाइजेशन. सो पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट द रिजॉर्प्शन ऑफ सी ए प्लस बाय द रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल से भी ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल जो है हमारी, उनसे भी क्या कर रहा है, ये सी ए प्लस निकाल रहा है. ठीक है, सी ए प्लस प्लस, बार बार सी ए प्लस को सी ए प्लस प्लस कहता हूँ. सो इंक्रीजेज सी ए प्लस एब्जॉर्प्शन फॉर द डाइजेस्टिव फूड. अब ये क्या करेगा, स्टमक के पास जाएगा, स्टमक से बोलेगा भाई मेरे को खाना दे. खाना दे नहीं, खाना तो है ही उसके पास. उससे बोलेगा मेरे को खाने से सी ए प्लस प्लस और दे, तो खाना भी ले लेगा. एंड इट दस क्लियर दैट पीटीएच इज अ हाइपर क्लाइसेमिक. हाइपर क्लाइसेमिक मतलब हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सिमिक है ना, कैल्शियम. तो कैल्शियम का ये आयन का ये बढ़ा देता है. किसमें? एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत, क्या कहाँ क्या, ब्लड में बढ़ा देता है. देखो बोन से वो ब्लड में लाया, रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड में लाया, स्टमक से ब्लड में लाया, स्टमक यानी कि फूड से ब्लड में लाया, एब्जॉर्प्शन बढ़ा के. सो मेन चीज़ वो क्या कर रहा है, ब्लड में हमारा कैल्शियम आयंस का बढ़ा रहा है. एंड अलॉन्ग विद टीसीटी. अब टीसीटी क्या करता है ना, टीसीटी रिड्यूस करता है. सो ये दोनों मिल के कैल्शियम के बैलेंस को कंट्रोल करते हैं. जैसे ज़्यादा है तो कम कर देगा, कम टीसीटी आ जाएगा, है ना. अगर ज़्यादा है तो टीसीटी भाई साहब आ जाएंगे, और कम है तो अपने पीटीएच तो है ही है. सो देखो यहाँ पे कैल्शियम का नहीं, ये रीडिपोजिशन कर देता है टीसीटी. तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा दिया नहीं है. थाइमस की बात करते हैं. थाइमस ग्लैंड इज अ लोबुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑफ द वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा. ठीक है, तो थाइमस प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. तो इसका मेन काम क्या है, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट. कैसे? द ग्लैंड सिक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स. कौन सा ये सिक्रेट करता है, थाइमोसिन सिक्रेट करता है. थाइमोसिन्स प्लेज अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइड्स का डिफरेंशिएशन, यानी कि उनके मैचुरेशन में ये हेल्प करते हैं. ठीक है, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. जो टी लिम्फोसाइड क्या करता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दिखाता है, यानी सेल के थ्रू हमें इम्यूनिटी मिलती है. इन एडिशन थाइमोसिन्स ऑल्सो प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट करता है, जिससे हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है. ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी कि इसमें एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व होते हैं. जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है उसे ही ह्यूमरल इम्यूनिटी पे कहते हैं. थाइमस इज डीजनरेटेड. अब देखो जो बुढ़े लोग होते हैं ना, उनमें थाइमस जो होता है वो डीजनरेट कर जाता है. अब थाइमस डीजनरेट कर जाएगा तो उसका जो हार्मोन है थाइमोसिन, वो भी कम सिक्रेट होगा. थाइमोसिन कम सिक्रेट होगा तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों ही वीक हो जाएंगी. इस वजह से उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है. एंड बस एड्रेनल ग्लैंड की बात करते हैं. इन आवर बॉडी वन पेयर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड और द एंटीरियर पार्ट ईच किडनी, मतलब दोनों किडनी के एंटीरियर पोर्शन पे दो पड़े रहते हैं, एक पड़े रहते हैं. सो द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू कॉल्ड एड्रेनल मेडुला एंड आउटसाइड. देखो ये ग्लैंड एक्चुअली दो टाइप के टिश्यू में डिवाइडेड है. बाहर वाला जो है वो कॉर्टेक्स है, अंदर वाला पार्ट जो है मेडुला है. ठीक है, and what happens is underproduction of the hormones by the adrenal cortex alters carbohydrate metabolism causing the acute weakness and fatigue leading to Addison's disease. एक और डिजीज़ आ गई एडिशंस. क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारा जो अंडर प्रोडक्शन हो रहा है हार्मोन्स का एड्रेनल कॉर्टेक्स में, तो उससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इससे मतलब एक्यूट वीकनेस एंड फटीग हो जाएगा. ठीक है, फिर बात करते हैं एड्रेनल मेडुला सिक्रेट टू हार्मोन्स. एड्रेनल मेडुला जो होता है ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है, दैट इज एड्रेनालाइन एंड एपिनेफ्राइन. ठीक है, एड्रेनालाइन एंड एपिनेफ्राइन नहीं, एड्रेनालाइन को ही एपिनेफ्राइन कहते हैं. एंड दूसरा जो है वो है नोरेड्रेनालाइन, एड्रेनालाइन या एड्रेनालिन, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा करेक्ट. एंड प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है, टिकी लगाना है. सो और दूसरा नाम भी दे रखा है इसका, पाइनेफ्राइन. ठीक है, नॉरेफ्राइन, वॉट एवर इट इज़. दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस. इनको साथ में क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस. एंड एड्रेनालिन एंड नॉरेड्रेनालिन
are rapidly secreted in response to stress of any kind and during the emergency situation are called emergency hormones and hormones of fight and flight. ठीक है, fight and flight. These hormone increases alertness, pupil dilation, pupil को बड़ा कर देते हैं, पीलियो इरेक्शन यानी कि अपने गूजबम्स आ जाते हैं, एंड पीलियो इरेक्शन, पीलियो एक एफेक्टर पीलियो मसल होती है, वो उसको स्ट्रेच करता है जिसकी वजह से अपना जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है. सो स्वेटिंग करता है, बोथ ऑफ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है. कैटेकोलामाइंस आर स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन इज अ स्टोर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है ना, यानी कि ग्लूकोज जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो है ग्लाइकोजन ह्यूमन वर्ड में. सो एन इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड. इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द मतलब ब्रेक डाउन करते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का, एंड कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मतलब बॉडी को एनर्जी मतलब तैयार कर रहे हैं फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के लिए. एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात करें, कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. एड्रेनल कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइड है. जोना रेटिकुलरिस दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, जोना फैस्क्यूलाटा दैट इज मिडिल लेयर, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर वाला पोर्शन वाला टिश्यू, उसके भी 3 डिवीजन है. ठीक है, कौन कौन सा? फिर से जोना रेटिकुलरिस दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, जोना फैस्क्यूलाटा दैट इज द मिडिल लेयर, एंड जोना ग्लोमेरुलोसा दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर. सो द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स. तो ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है उनको कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. कॉर्टिकॉइड्स विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, उनको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एंड इन बॉडी कॉर्टिसोल जो है ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है. एंड द कॉर्टिकॉइड विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी आर कॉल्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ठीक है, 2 टाइप के कॉर्टिकॉइड्स यानी कि बताया हमें. पहला हमें बताया मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड पहला बताया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड दूसरा बताया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. एंड एल्डोस्टेरोन इसका एग्जांपल बताया है, और इसका एग्जांपल जो है कॉर्टिसोल है. सो एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, एंड मेंटेन ऑब्वियसली मिनरलोकॉर्टिकॉइड है हमारी बॉडी में. ये मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, एंड बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट करेगा हमारी बॉडी में. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का बनना. ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का जेनेसिस होना, जेनेसिस यानी बनना. लैपोलाइसिस, ठीक है, लाइसिस इज ब्रेक डाउन, प्रोटियोलाइसिस, and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. So glucocorticoid, particularly cortisol, produce anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response. ये क्या करता है? anti-inflammatory reaction करता है and immune response को suppress करता है. ठीक है, सो cortisol stimulate the RBC production. cortisol जो होता है ये stimulate करता है RBC production को. Aldosterone acts mainly at the renal tubules, stimulate reabsorption of Na+, water. देखो ये अपना अपना काम किस तरीके से करते हैं वही चीज़ बताई जा रही है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, सब रटना पड़ेगा ऑब्वियसली. So reabsorption of Na+, water, and excretion of K+ and phosphate ion. Thus aldosterone help in the maintenance of the electrolyte of the body fluids, osmotic pressure, blood pressure. Small amount of adrenogenic steroids are also secreted, जो कि which play a role in the growth of axial hair, pubic hair, facial hair during puberty. अब हम बात करेंगे पैनक्रियास की. पैनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड है, यानी कि ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है. ठीक है, तो एंडोक्राइन पैनक्रियास कंसिस्ट इलेट्स कहते हैं शायद, इलेट्स ऑफ लिंगरहंस. देयर इज अबाउट 1 to 2 million इलेट्स ऑफ लिंगरहन इन द normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissue. So इतना ये रहता है. एंड ये इनका काम क्या होता है? ये बहुत सारे, ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बस एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं. ठीक है, कई सारे सेल्स के ग्रुप को ऐसे कहते हैं. सो पैनक्रियाज में है ना दो मेन टाइप ऑफ सेल्स इन द इलेट्स ऑफ लैंगरहन आर अल्फा सेल, बीटा सेल. सो अल्फ़ा बीटा सेल होते हैं. सो अल्फ़ा सेल जो है ना ये सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन का, एंड जो बीटा सेल्स होता है ये सिक्रेट करता है इंसुलिन का. तो दोनों का एक दूसरे का ना टक्कर वाला रिस्पॉन्स होता है ना. जैसे उसमें ऊपर था PTH और कुछ था TCT शायद, पता नहीं, जो भी था. सो वैसा ही है कुछ. तो ग्लूकागॉन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. ग्लूकागॉन ये एक्ट्स मेनली ऑन लीवर सेल. ये क्या करेगा? लीवर सेल को और बोलेगा लीवर सेल को पे एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट
ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि ग्लाइकोजन को तोड़ना फोड़ना, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या था, याद करो वो पल, वो ग्लाइकोजन यानी कि ग्लाइकोजन एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज का, तो ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा यार। सो ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज ब्लड शुगर। देखो सिंपल है यार, देखो हेपाटोसाइट पे एक्ट कर रहा है, हेपाटोसाइट को बोल रहा है जितना भी ग्लाइकोजन तुम्हारे पास है उसको बाहर निकालो, उसे ग्लूकोज में सेक्रेट करके उससे ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में फेंको, ताकि हाइपरग्लाइसेमिया हो, यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। सो वैसे हाइपरग्लाइसेमिया वर्ड तब यूज़ करते हैं जब लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इन एडिशन हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। एक और काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट कर देता है, यानी कि ग्लूकोज बनाओ, जो था वो निकालो, जो नहीं था उसे बनाओ, कुछ भी करो ग्लूकोज बढ़ाओ, ठीक है। सो ग्लूकोगॉन रिड्यूसेस द सेलुलर अपटेक, और सेल से बोलेगा भाई तुमको नहीं मिलेगा ग्लूकोज ब्लड में रहेगा, ठीक है, कम हो रहा है ब्लड में यार, कुछ तो करना पड़ेगा। सो एंड यूटिलाइज भी नहीं करने को बोलेगा, कम कम खाओ, है ना। अब ग्लूकोगॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, तो इसलिए इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपर है ना, हाइपर ज़्यादा, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, यानी ब्लड में ये ग्लूकोज का जो शुगर का जो लेवल है उसे बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन की। इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन कुछ 3-4 अमीनो एसिड्स के जो बनते हैं उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। इनका जो मेजर रोल है वो है रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, यानी कि ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन हेपाटोसाइट एंड एडिपोसाइट्स, ये भी दोनों पे एक्ट कर रहा है, यानी ये ऊपर वाला सिर्फ एडिपोसाइट्स पे ऊपर वाला सिर्फ हेपाटोसाइट्स यानी कि लीवर सेल्स पे कर रहा था, यानी कि लीवर पे कर रहा था, बट ये वाला एडिपोसाइट्स पे भी करता है, विच आर फैट स्टोरिंग सेल्स, फैट स्टोर करते हैं, एंड एडिपोज टिश्यू कहते हैं इसे, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है। सो एंड एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज अपटेक करेगा, बोलेगा सेल्स को खाओ ग्लूकोज, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपाटोसाइट, क्या करेगा, ग्लूकोज को हेपाटोसाइट को दे देगा, एडिपोसाइट्स को दे देगा, बोलेगा रखो तुम लोग, स्टोर करो, नहीं चाहिए। सो इससे क्या होगा ना, ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एंड हमें हो जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया, अगर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तब कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। एंड इंसुलिन स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, एंड और क्या करेगा, और ग्लूकोज को स्टोर वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दैट इज ग्लाइकोजन, सो इन द टारगेट सेल, ठीक है। सो द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन द ब्लड इज दस मेंटेन एंड जॉइंटली द टू इंसुलिन एंड ग्लूकोगॉन, ये दोनों मिल के ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस को, होम्योस्टैसिस मतलब इक्विलिब्रियम, उसको मेंटेन रखते हैं। जितना मतलब शुगर कम हो रहा है तो वो सिक्रेट हो रहा है अपना ग्लूकोगॉन, ज़्यादा हो रहा है शुगर तो इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है। आजकल तो ज़्यादा ही रहता है सबका, इंसुलिन की इंजेक्शन लिए पड़े रहते हैं लोग। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू द कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस। एंड अगर तुमको हाइपरग्लाइसीमिया लगातार हो रहा है बहुत, मतलब देखो जब भी तुम कुछ खाते पीते हो ना, अचानक से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, सबका बढ़ता है, बट वो फिर नॉर्मलाइज हो जाता है, मतलब चेंज होता रहता है यार, तुम्हारी बॉडी ना स्टेबल नहीं है। 6 महीने में तो सारे के सारे रेड ब्लड सेल्स बदल जाते हैं तुम्हारे, तो मतलब वो चेंज होता रहता है। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, अगर बहुत टाइम तक हुआ, मतलब ग्लूकोज लेवल हाई ही रह रहा है, डाउन आ ही नहीं रहा, तब तुम्हें हो जाएगा डायबिटीज़ मेलिटस, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएंगी, तुम्हें लेने पड़ेंगे इंसुलिन के इंजेक्शन, विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट कॉल्ड कीटोन बॉडीज। अच्छा, अब इससे नुकसान क्या होता है, एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ कुछ हार्मफुल कीटो बॉडीज़ बन जाती हैं, कीटोन बॉडीज़ बन जाती हैं, कीटोन ग्रुप होता है जिनमें। एंड डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। चलो ठीक है, बात हुआ। टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस क्या है, टेस्टिस है, प्रेजेंट इन द स्क्रॉटल सैक में रहते हैं, है ना, आउटसाइड एब्डोमेन होते हैं, मेल में होते हैं, ठीक है। टेस्टिस में डुअल फंक्शन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये हमारा, अच्छा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो गमीट्स बनाते हैं सिर्फ, यानी कि फीमेल में सिर्फ ओवरी होता है, एंड इसमें सिर्फ ये होता है रिप्रोडक्शन का ज्ञान। तो टेस्टिस इज अ कंपोज ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बना है, स्ट्रोमल एंड इंटेस्टिनल टिश्यू का बना है, लीडिंग सेल्स का बना है, इंटरस्टिशियल सेल्स का बना है, विच दे आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस प्रोड्यूस द ग्रुप ऑफ द हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन, मेनली टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन का जो मेन हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है,
एंड्रोजन क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, मैचुरेशन करते हैं फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडेमाइमस, फास्ट डेफिन, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा. दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर यानी कि अंडर आर्म्स हेयर, एंड एग्रेसिवनेस भी इंक्रीज करते हैं मेल्स में, लो पिच ऑफ वॉइस कर देते हैं, ऐसी आवाज़ कर देते हैं. एंड्रोजन्स प्लेज इन द मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी इनका रोल है, स्टिमुलेट करते हैं, है ना. स्टिमुलेट यानी कि कुछ भी ऐसे बिगिन करना, कुछ एक्टिविटी करना. सो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. चलो, एंड्रोजन एक्ट एट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो यानी कि तलब यानी कि सेक्सुअल डिजायर. दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. देखो, प्रोटीन का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल्स ज़्यादा मस्कुलर होता है फीमेल्स है नॉर्मली, सो इसलिए. ओवरी की बात करते हैं. ओवरी फीमेल में होती है, पेयर ऑफ ओवरी होते हैं, लोकेटेड होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल करता है. इन एडिशन ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन भी. ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड पता है हार्मोन का ये केमिकल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज करता है. एंड ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल एंड द स्ट्रोमल टिश्यू. ओवेरियन फॉलिकल यहाँ पे मिल जाते हैं, स्ट्रोमल टिश्यू मिल जाते हैं. तो जो ईस्ट्रोजन है ना, इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल. जब फॉलिकल जो होता है ग्रो हो रहा होता है ना, तब ईस्ट्रोजन सिक्रेट करता रहता है. एंड आफ्टर ओव्यूलेशन जब रैप्चर्ड फॉलिकल जो होता है ना, वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब वो सिक्रेट करता है अपना प्रोजेस्टेरॉन. Estrogen produce wide-ranging actions such as stimulation of the growth and activities of the female secondary sex organs, development of growing ovarian follicle, appearance of female secondary sex characters. Example, high pitch voice कर देगा, mammary gland development कर देगा. Estrogen also regulate the female sexual behavior. Progesterone जो होता है ये सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी को. Progesterone also act on the mammary glands and stimulate the formation of the alveoli. Milk secretion पढ़ लो खुद ही. हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट. तो देखो, मैंने कहा था ना कि मतलब सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं. अभी तक तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड की बात की, अब थोड़ा और भी बात करते हैं. वो अलग बात है कि सिर्फ एक दो पैरा ही है इस चीज़ पे. नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड द हार्मोन्स. हाउएवर मेंशन्ड अर्लियर, हार्मोन्स आर आल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम अदर टिश्यू. जो मैंने बोला वही एनसीईआरटी ने लिख दिया. फॉर एग्जांपल, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन ANF. ठीक है, ANF एट्रियल न्यूरियोरेट्रिक नहीं नाट्रियोरेटिक फैक्टर विच डिक्रीज ब्लड प्रेशर. ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को. ये खुद से हाईलाइटर क्यों गिर रहा है. ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को. व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड ANF इज सिक्रेटेड. देखो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा तो सबसे पहले किसको पता चलेगा, एट्रियल वॉल को यार, और किसको पता चलेगा, है ना. वही तो पंपिंग कर रही है, मतलब उस पर ऐसे वेंट्रिकल्स पंप करते हैं ना, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो उनको बहुत जल्दी पता चलेगा. सो वो तुरंत ही क्या करेंगे आप, डिक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को. व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज तो ANF सिक्रीज होगा, तो डायलेशन कर देगा वेसल्स का, यानी कि ऐसे पतली वेसल्स हैं तो उनको फुला देगा. तो जिसकी वजह से ज़्यादा जगह होगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. इट डिक्रीज द ब्लड प्रेशर. अब जस्ट ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी प्रोड्यूस पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन विच स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ RBC. ठीक है. So endocrine cells present in the different part of the gastrointestinal tract. 4 major peptide hormones, namely gastrin, secretin, CCK यानी कि cholecystokinins, gastric inhibitory peptide, this is GIP. Gastrin acts on the gastric gland and stimulates the secretion of the hydrochloric acid and the pepsinogen. Secretin acts on the exocrine pancreas and stimulates the secretion of water and bicarbonate ion. CCK acts on the both pancreas and gallbladder, दोनों पे act करेगा and stimulates the secretion of pancreatic enzyme, that is bile juice, and respectively. यार इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक है नहीं. GIP इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन को एंड मोटिलिटी को. Several other non-endocrine tissues secrete hormone called growth factors. These factors are essential for the normal growth of the tissue and the repairing and regeneration. खत्म कहानी. Mechanism of hormone action. इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे 2019. So hormones produce their effect on the target tissue by binding to the specific protein called hormone receptors.
तो जो हमारे जो हार्मोन होते हैं ना वो जाकर स्टिक हो जाते हैं, जैसे ये हार्मोन है ये जाकर स्टिक हो जाता है हमारे हार्मोन रिसेप्टर से। सो इट लोकेटेड इन द टारगेटेड टिश्यू, यानी कि ये जो रिसेप्टर है ना, मैं इसको एक पर्टिकुलर सेल पे जाके लगा दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो हार्मोन है जब ये आएगा इस पर एक्ट करेगा तो उससे कुछ 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 इसको होगा, तो वो जो कुछ कुछ होगा वो इसी को होगा, किसी और को नहीं होगा, यानी कि जिसके पास रिसेप्टर होगा उसी को होगा, यानी कि ये जो रिसेप्टर है टारगेट टिश्यू पर ही लगेगा, ओनली इसे ले लिखा है ऑब्वियसली। सो कॉमन सेंस यार। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर्स। अगर सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर लगा दूँ तो मेम्ब्रेन बॉन्ड है, अगर इनसाइड द टारगेट सेल है तो इंट्रा सेलुलर, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर हो जाएगा। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो इंट्रा सेलुलर में मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस पर होते हैं। बाइंडिंग ऑफ द हार्मोन टू द रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये हार्मोन जाकर रिसेप्टर से जुड़ जाता है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एंड ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। हर एक रिसेप्टर एक ही हार्मोन से चिपका करता है, सबसे नहीं चिपकता है। हैंड रिसेप्टर आर स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, इनकी ज़िंदगी में एक ही होती है एंड वही ही होती है। And hormone receptor complex formation leads to the certain biochemical changes in the target tissue. And hormone receptor complex जो बन जाता है ये कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लाएगा टारगेट टिश्यू में, एंड टारगेट टिश्यू में जो ये बायोकेमिकल चेंजेस ला रहा है ना, यही तो हमारा फंक्शन था, यही हमें फंक्शन चाहिए होता है। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड बाय दीज हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर। द हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड। देखो हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बेसिस पे उनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं ना, पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। सो इसका एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सारे के सारे प्रोटीन वाले होते हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। स्टेरॉइडल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, दैट इज कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आयोडोथायरोनाइंस, ये थायराइड के सारे हार्मोन्स क्या होते हैं, आयोडोथायरोनाइंस। एंड लास्ट है हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है ये। तो एक एग्जांपल इसका दे रखा है एपिनेफ्राइन, ये भी आया था नीट में, ये भी आ रखा है नीट में, सब ग्रीन वाले सब आ रखे हैं। सो हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर आर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट से। देखो जो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर से बॉन्ड मतलब जैसे मेम्ब्रेन से आकर है ना, उससे अटैच हुए हैं, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, एंटर नहीं करते टारगेट सेल में, बट जनरेट अ सेकेंड मैसेंजर, वो दूसरे मैसेंजर को जनरेट करते हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP, IP3, CA++, ये सारे वो हैं, ये सब ऐसे मैसेंजर्स हैं जो सिग्नल लेते हैं एंड सिग्नल आगे पास ऑन करते हैं, विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो हार्मोन्स मतलब हमारा जो मेन गोल है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, समझ रहे हो ना। Hormones which interact with the intercellular receptors, example steroid hormone, iodothyronines, etc., mostly regulate the gene expression or the chromosomal function by the interaction of the hormone receptor complex with the genome। देखो होता क्या है कि जो इंट्रा यानी कि सेल के अंदर वाले जो रिसेप्टर से जाके जुड़ते हैं ना, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन है ना, आयोडोथायरोनाइंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जांपल्स, ये मोस्टली रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को और क्रोमोसोमल फंक्शन को बाय द इंट्रैक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। यानी कि ये बंदा हार्मोन था, आया रिसेप्टर से जुड़ा, कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स गया जीनोम में, कुछ इसने गीची मीची पीची की एंड रेगुलेट कर रहा है फंक्शन को, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, जीन जो भी एक्सप्रेस जिस टाइप के प्रोटीन बनाएगा, जो भी होगा है ना, जो भी उसका फंक्शन होगा। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल रिएक्शंस रिजल्ट इन द फिजियोलॉजिकल एंड द डेवलपमेंट इफेक्ट्स। सो ये डायग्राम दे रखा है एंड ये डायग्राम भी नीट में आ रखा हुआ है। ये डायग्राम का आई गेस ये वाला पार्ट नीट में आया था एंड वॉज आस्क्ड कि ये क्या है, ये वाला आया था कि ये पता नहीं कुछ इनमें से आया था, आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आ रखा है। सो देखो जैसे ये हार्मोन है ना, ये आया यहाँ पर बैठा, ये हमारा जो था ना, ये स्ट्रक्चर, ये रिसेप्टर था, ये सिर्फ इसी हार्मोन से बॉन्ड होगा और किसी से नहीं। फिर जैसे ही ये रिसेप्टर इससे जुड़ा, एक हार्मोन ये कॉम्प्लेक्स बन गया एंड रिस्पॉन्स हुआ, एंड रिस्पॉन्स 1 क्या हुआ, इससे एक सेकंड मैसेंजर का जनरेशन हुआ, साइक्लिक AMP हो सकता है, CA++ हो जाता है, इससे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज हुए एंड फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हुए, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है ओवेरियन ग्रोथ, ठीक है। तो ये हार्मोन्स जब जाके बाइंड करते हैं सेल्स से, तो सेल्स को सिग्नल मिलता है उनके DNA में, फिर वो अपने हरकतें बदलते हैं,
जैसे पहले होते थे वो दूसरे हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है, समझ रहे हो। सो हार्मोन जैसे हमारे पास है ईस्ट्रोजन, ठीक है, तो ये यूट्राइन सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो ये हार्मोन सीधा अंदर घुस गया है ना, बायोलिपिड लेयर से सीधा अंदर घुसा, यहाँ पे घुसा, जीनोम में घुसा, एंड ये न्यूक्लियस के अंदर आ गया। देखो जीनोम में घुसा, फिर mRNA से इसने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, यानी कि टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। देखो एक्चुअली होता क्या, देखो स्टेरॉयड हार्मोन्स करते हैं ये प्रोटीन हार्मोन्स, एक्चुअली होता क्या, देखो हमारा जो डीएनए है वही सब डिसाइड करता है। तो डीएनए में जब तक चेंज नहीं होगा तब तक फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं सीन होगा, एंड ग्रोथ होता ही क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंज यार, है ना। सो फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हाट इज और एंड गोल इज। सो चैप्टर हो गया ख़त्म, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अब मैं इसको कर देता हूँ स्टॉप रिकॉर्डिंग। कितने मिनट्स का हो, 45। नाइस।